आभासीय मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन साहित्यकार मित्रगणों को मेरा नमस्कार। मैं मुक्ता हूँ, कथाकार, कवयित्री, और आज मैं यहाँ पर अपनी कहानी का पाठ करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हूँ। मित्रों, मुझसे कहा गया है परिचय देने को, तो यह परिचय जो है, यह मेरा लेखन जो है वो भी उसी परिचय से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा जन्म एक साहित्यिक परिवार में हुआ और मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रपौत्री हूँ। तो यह बचपन से ही वह वातावरण मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन अगर विरासत की बात करें तो वो जन्मना नहीं होती है, वो कर्मणा होती है। और इसीलिए मेरा जो अपना निजी विचार है कि सारे ही जो लोग भी रचना कर्म में जुड़े हुए हैं और साहित्यिक रचना कर्म से जुड़े हुए हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर काम कर रहे हैं, वह सभी उस विरासत से जुड़ गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विरासत से जुड़े हुए हैं और सभी को मैं परिवार का सदस्य मानती हूँ। एक लंबी यात्रा है मेरे लेखन की। मैंने अपना लेखन जो है वो कविता से शुरू किया था और काफी बचपन से ही मैं कविता लिखने लगी थी। कहानियां मैंने बाद में शुरू की, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगा कि जो निजी जितने मेरे प्रसंग हैं वह सब मेरे कविताओं में, खास तौर से जो प्रेम खुदे हुए शब्द तो नहीं, मेरा पहला कविता संग्रह है, उसमें आए। और बाद में जब भी मैं लिखने बैठती थी तो मैं चुनाव किसी विधा का मैं खुद नहीं करती थी। यह विधा जो है वो खुद ही अपना चुनाव कर लेती है कि उसे कविता के रूप में व्यक्त होना है या कहानी के रूप में व्यक्त होना है। तो मैंने ये बार बार अनुभव किया कि मैंने कभी भी चुनाव नहीं किया कि मुझे कहानी, अगर कोई पात्र है या कोई प्रसंग है तो मैं उसमें कहानी ही लिखूंगी या उसे कविता में ढालूंगी। कविता है तो कविता अपने आप उसी विधा में आती गई और कहानी है तो वो कहानी उतरती चली गई। तो इस तरह से यह सृजन कर्म एक लंबी अवधि का मेरा सृजन कर्म है। 8 कहानी संग्रह आ चुके हैं, 3 कविता संग्रह आ चुके हैं और करीब 18 किताबें हैं मेरी। मैंने कई विधाओं में काम किया। पत्रकारिता में, जनसत्ता में करीब मैंने 10 वर्ष तक लिखा दिल्ली में, और वह सब अब मेरी पाठ समानांतर पुस्तक में मेरे लेख, आलेख, लेख, निबंध वो संग्रहित हैं। साक्षात्कार और समीक्षा की जो मेरी पुस्तक है वो शब्द और लय। तो बहुत मंगलेश जी जब वहाँ जनसत्ता में काम करते थे तो उनका बहुत आग्रह रहता था। वो अक्सर मुझे बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें थमा देते थे कि मुक्ता जी इनकी समीक्षा करिए। तो इस तरह से एक मेरा अनुभव भी संपन्न हुए और बहुत कुछ उस दौरान मुझे पढ़ने को भी मिला। समीक्षा जब मैं कर रही थी तो मुझे लगता है कि समीक्षा कर्म से भी सारे जो लेखक काम कर रहे हैं उन्हें जुड़ना चाहिए। और जहाँ तक मैंने ये अभी अपने लेखों में भी लिखा है कि कहानी की समीक्षा का प्रश्न है, तो जो कहानी लिखता है वही कहानी को अच्छी तरह समझता है, तो उसे तो जरूर समीक्षा कर्म से जुड़ना चाहिए। इससे समझ भी विकसित होती है। तो इस तरह से एक लंबा अनुभव रहा मेरा। और अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान यहाँ पर बनारस में है, वहाँ मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा लंबा समय तो दिल्ली में ही बीता।
लेकिन मैं उसके बाद मैं संस्थान का कार्यभार एक तरह से मैंने संभाला जब मेरी माँ और पिता दोनों ही अशक्त हो गए थे। तो उसके बाद मैं उन लोगों की सहायता के लिए उन लोगों से यहाँ पर जुड़ गई, और अभी बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन हमारे संस्थान से हुआ है। नया मानदंड पत्रिका, जो आलोचना की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसका 22 वर्ष तक हम लोगों ने उसका प्रकाशन किया। उसके संपादन से मैं जुड़ी रही, और मैंने कहानीकार का भी करीब 6 वर्षों तक संपादन किया। संयुक्त संपादक थी मैं डॉक्टर कमल गुप्त जी के साथ। तो इस तरह से एक बहुत लंबा समय है जो साहित्य और लेखन और संपादन सब से मेरा जुड़ा रहा है। तो यही कुछ थोड़े से का परिचय है। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिखी, अपनी माँ के साथ ये मेरा संयुक्त काम था। मेरी माँ कुसुम चतुर्वेदी, जो स्वयं बहुत अच्छी लेखिका थी, कवयित्री थी, तो उसमें भी मैंने ये उनके जो अछूते प्रसंग थे आचार्य शुक्ल के, उन सबको देने की कोशिश की। और जिस समय मैं जीवनी पर शोध कार्य कर रही थी, उसी समय मुझे एक बहुत अच्छा सुयोग मिला। ग्रेट मास्टर्स श्रृंखला चल रही थी दूरदर्शन में, तो वहाँ पर कुछ दूरदर्शन के अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप फिल्म बनाइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग सा अनुभव था, और वो भी फिल्म निर्माण, जो मेरे लिए बिल्कुल ही एक नया क्षेत्र था। और फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने वो फिल्म बनाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत चर्चित हुई अपने समय की। 1993 में ये पहली बार टेलीकास्ट हुई थी दूरदर्शन पे, फिर डीडी भारती पे। अब बहुत कई बार दिखाई जा चुकी है यह फिल्म। इस समय भी यूट्यूब पर है, आप भी देख सकते हैं इस फिल्म को। और उसके बाद तो एक सिलसिला सा बन गया। मैंने कई फिल्में बनाई। मैं फिल्म निर्माण से भी दूरदर्शन के जुड़ी रही, और आओ हाथ बढ़ाएं, मानसिक विकलांग बच्चों पर फिल्म बनाई, और विद्या निवास जी पर मैंने फिल्म बनाई चितवन की छां डीडी भारती के लिए। तो इस तरह, लेकिन मैंने हमेशा ही देखा कि कोई साहित्य का प्रोजेक्ट हो, कोई इस तरह का साहित्य से जुड़ा प्रोजेक्ट हो, तो मुझे अच्छा लगा उन पर काम करना। और इसी बीच आज जो मैं ये कहानी इस घर उस घर जिसका मैं पाठ करने जा रही हूँ, यह मेरे तीसरा मेरा ये कहानी संग्रह है, जिसका शीर्षक भी इस घर उस घर ही है। मतलब ये शीर्षक कहानी है उसकी। तो ये कहानी ये 90 के दशक में, करीब 1999 वगैरह में, ये जनसत्ता में के विशेषांक में, साहित्य विशेषांक में ये प्रकाशित हुई थी। बम्बई से धीरेन्द्र अस्थाना जी ने पछाड़ खाती औरत एक करके निकाला था। उसमें ये कहानी को बहुत ही उससे मतलब बड़े उससे छापा था उन्होंने इसको, और पसंद की गई ये कहानी, चर्चित कहानी थी। तो इस कहानी की रचना प्रक्रिया पर मैं आ रही हूँ। यह दिल्ली में ही रहकर ये कहानी लिखी गई थी। और मैं एक बात साझा करना चाहती हूँ कि एक कहानी में जब हम अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में, कुछ कहानियाँ तो हैं मेरी कि बड़ी साफ साफ एक पात्र मिला और वही मुझे काफ़ी दूर तक ले गया, तो कल्पना का उपयोग वहाँ पर कम होता है। ऐसी भी मेरी कुछ कहानियाँ हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ हैं जिनकी रचना प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, और उसी के अंतर्गत मेरी ये कहानी आती है इस घर उस घर, जिसमें ये मैंने बार बार देखा कि ये किसी एक स्त्री की कहानी नहीं है। इसमें कई स्त्रियों के अनुभवों को मिलाकर ये एक कहानी बनी है, जिसमें मेरे निजी अनुभव भी हैं, जो मुझसे होकर जो गुजरे हैं, वह सारे अनुभव हैं। और जो मुख्य पात्र था वो तो उसमें कहीं इस कहानी में मैं स्वयं भी हूँ, और मैं कैसे उससे जुड़ गई
यह वो मेरी पड़ोसन थी एक महिला, और जैसे मुझे लगता नहीं था कि शुरू में वो मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। वो अलग थलग एक रहने वाली महिला थी, और बाद में धीरे धीरे, जैसा कि दिल्ली का माहौल है, लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, उसी तरह का के माहौल में मैं वहाँ पर वो मेरे घर में मतलब पड़ोसन थी मेरी। लेकिन कुछ उसके साथ कुछ कठिनाइयाँ थी। इस तरह से मैं किस तरह, वो सब कहानियों में आएगा और आपको समझ में आता जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो और उसमें फिर कुछ कल्पना का भी समावेश है, क्योंकि सब कुछ एक व्यक्ति का यथार्थ नहीं होता है। इसमें हम मेरा यथार्थ और कुछ कई महिलाओं का संपुट यथार्थ, उन सबको पिरोकर जो एक कहानी बनती है, तो उस तरह की एक जटिल बुनावट वाली कहानी है यह इस घर उस घर। क्योंकि एक उस समय नया नया ही शुरू हुआ था लिव इन रिलेशनशिप की बातें। आज तो ये बहुत चर्चित है, बहुत कॉमन हो गया, बहुत सब लोग जानते हैं, लेकिन उस समय इक्का दुक्का बातें होती थी। और ऐसे इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में, उनको बड़ा समाज में अलग थलग दर्जा दिया जाता था, और उन पर एक सुगबुगाहट पूरे उसमें रहती थी, चाहे वो माहौल दिल्ली का ही क्यों ना हो, वहाँ भी ये सुगबुगाहट रहती थी। तो इस समय इस तरह ये कहानी जो है ये मेरी सामने आई। इसमें बहुत कुछ यथार्थ है, इसमें बहुत कल्पना का पुट बहुत कम है, ये मैं बताना चाहती हूँ। और अब मैं कहानी का पाठ करने जा रही हूँ, और आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं मुझसे, मैं आप सबका स्वागत कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मेरी भी समझ में आएगा कि यह कहानी जो है वो आप लोगों को कैसी लगी। इस घर उस घर, यह कहानी का नाम है। नदी में आधे डूबे हम सौंप देंगे अपना कौमार्य। कुछ अधूरी पंक्तियां बन बन कर बिखर रही थी। नल अचानक ही खामोश हो गया। झरझर पानी से मन प्राण सभी अनुप्राणित थे। अचानक ही जैसे सूखे रेगिस्तान में एक अकेला हरा पौधा आकाश की ओर ताक रहा हो। आनंद मना, आनंद मना, आनंद मना, मोरा जोगिया घर आया। राग माल कौंस के स्वर मुखर थे, सुर गूंज रहे थे। मैं स्तंभित सी विपरीत उत्सव को देख रही थी। स्नान घर में पंक्तियां तैर रही थीं। वातावरण पारदर्शी जलमग्न हो उठा। मैं मंत्रमुग्ध थी। तरोताजा साड़ी लपेट बाहर आई। वैसे स्नान का समीकरण अधूरा रह गया था। बाल्टी में बचे खुचे पानी से ही शेष स्नान संपूर्ण हुआ। बाहर आते ही जिस महिला को सम्मुख पाया वह पूर्णतः अपरिचित थी। उसका रौद्र रूप देख मेरे माथे की नसें तन गईं। वह क्रोधित थी। बिना समय गंवाए वह अपना पूरा विष उतार देना चाहती थी। मेरे बच्चों ने उसका जीना हराम कर रखा था और इस समय वह उसके पति के रियाज में बाधा पहुंचा रहे थे। उसका वश चलता तो ऊपर का फ्लैट वह बिकने न देती। इस समय उसका मुख्य उद्देश्य मेरे बच्चों की उम्र जानना था। यह बात उसने बेचैनी से प्रकट की। मैंने शालीनता से कह दिया, ऊपर जाकर देख लीजिए। उसने मुझे भरपूर दृष्टि से देखा, कुछ ऐसे भाव से जैसे उसने अनुमति नहीं मांगी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, पलकें घुमावदार खूबसूरत। मैं अभी भी जलमग्न थी और उसकी मोहक आंखों में डूबने की कोशिश कर रही थी। ओ बाबा, इतने बड़े बच्चे! हम तो समझे नर्सरी केजी के होंगे। छी छी, कितने शर्म की बात है। सीढ़ी से उतरते हुए बड़बड़ा रही थी। उसकी विस्फारित आंखें बड़ा अजूबा देखकर लौटी थी।
रूमानियत उड़ चुकी थी। मैं अब जमीन पर थी। आप, हम आपके पड़ोसी, कहते कहते वह सीढ़ियां उतरती गई। बच्चों को पड़ोसन की हरकत नागवार गुजरी। मेरा पड़ोसन का पक्ष लेना उन्हें और भी खल गया। हफ्ते में एक आध बार कुछ ऐसा अप्रिय घट जाता कि बच्चे कटाक्ष कर बैठते। आपकी प्रिय पड़ोसन। अक्सर काम वालियों से होने वाले उसके झगड़े संग्राम का रूप धारण कर लेते। बागवानी का उसे शौक है, यह उसकी बालकनी में रखे खूबसूरत गमलों से स्पष्ट था। अक्सर मैं उसे गमलों को संवारते, पानी डालते देखा करती थी। उसके दरवाजे पर लटकी नेम प्लेट गौर गोपाल गोदावरी वैश्य मुझे कबूतर के जोड़े जैसा आकर्षित करते, लेकिन कभी दरवाजे तक मेरे हाथ न बढ़े। उसके ऊंचे खूबसूरत शरीर में निषेध की अदृश्य छाया थी, जो आंखों तक पहुंचते ही गायब हो जाती थी। लेकिन उन आंखों तक पहुंचना आसान न था। बच्चे व मेरे पति अनंत उसे लेकर अजीब सी ग्रंथि से ग्रसित थे। पहला अनुभव उनकी चिढ़ का कारण बन चुका था। महीनों बीत चुके थे। हम बस नाम मात्र के ही पड़ोसी थे। अपरिचित सन्नाटे को रागों के मधुर स्वर नित्य ही तोड़ा करते। वे पल घनिष्ठतम होते। सामने बैठ रागों में डूबने का मोह हो जाता। अद्भुत गायन, गायक का रेखांकन मैं मन ही मन किया करती। गर्मियों के उचार दिन शुरू हो चुके थे। हमने रानीखेत जाने का कार्यक्रम बनाया। सफर की थकान चीड़ के पेड़ों को छूते ही उतर गई। पेड़ों के तने में लगे चीरे, उससे रिसता गोंद छूटे शहर की याद ताजा करती। हम भूल जाना चाहते थे वह सब कुछ जो शहर से जुड़ा था। बच्चे उत्साहित थे। इस एक हफ्ते में हम एक नई दुनिया बसाना चाहते थे। सुबह सैर के बहाने मैं अन्वेषण के लिए निकली। मेरा कवि जागरूक था। छोटा सा रानीखेत, खूबसूरत रानीखेत। चलते चलते मैं दूर निकल आई। आगे कोई सीधा रास्ता न था, कोई गंतव्य नहीं। चीड़ के पेड़ों से घिरी मैं जैसे इस धरती का हिस्सा हूँ। इन्हीं पेड़ों की शाखाओं के साथ मेरे भी स्पंदन जुड़े हूँ। पेड़ों के झुरमुट से निकला सूरज बुजुर्गियत से भरा था। पहाड़ पर चांद ज्यादा भगता है। वैसे लोग यहाँ सूर्योदय देखने के लिए पागल रहते हैं। सफेद धूनी रमाए पहाड़, जिसके बीच सूर्य का गोला, और वह टुकड़ा धरती जिस पर मैं खड़ी हूँ, अलग अलग द्वीप जैसे लगे। सामने विशाल चीड़ का पेड़ पथ रोके खड़ा था। अचानक पेड़ों के बीच से जाना पहचाना चेहरा निकल आया। कितना आत्मीय, जैसे बगल की मुंडेर से किसी ने पुकारा। मेरी पड़ोसन थी। उसके नाम से मैं परिचित थी। नेम प्लेट बार बार मेरी नजरों से गुजरे हैं। कबूतर के जोड़े, गौर गोपाल गोदावरी वैश्य। शिशु जैसी विस्फारित आंखों में आश्चर्य से अधिक आतुरता थी। दीदी, यहाँ, आप यहाँ? मैं भी आश्चर्यचकित थी। आप? हाँ, मेरा तो मायका है। मैं माँ के साथ सैर पर निकली हूँ। माँ? मैंने प्रणाम किया। गोदावरी ने ठहरने का स्थान पूछा। घर मिलने ठहरने का आग्रह किया। माँ को पाकर मैं अभिभूत थी। घर परिवार की बातों में समय बीत चला। मिलने का वचन देकर मैं वापस होटल लौटी। मेरे उत्साह का प्रभाव मेरे परिवारजनों पर शून्य था। गोदावरी से परिचित होने की न चाह थी न ललक। मुझे भी मुसीबत से दूर रहने और कीमती समय नष्ट न करने की नेक सलाह दी गई। लगभग 6 माह से महज कुछ सीढ़ियों की दूरी होते हुए भी तनमंगी गोदावरी का सम्मोहन मुझे उद्वेलित न कर सका था। सुबह उसका झुरमुट से प्रकट होना जैसे कोई नक्षत्रीय घटना हो। मैं आतुर थी, लेकिन ऊपर से शांत और तटस्थ दिखने का
प्रयास कर रही थी। मात्र 2 दिन बचे थे। आज का पूरा दिन चौबटिया सेब के बगीचे को समर्पित था। सेब का मौसम नहीं था, लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं का सम्मोहन हमें बांधे हुए था। वापस लौटने पर गोदावरी के नाम की चिट मिली। रात के खाने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि माँ सहित गोदावरी ने कमरे में प्रवेश किया। ओ बाबा, 2 बार आ चुके हैं, आप लोग कहाँ थे? माँ का आग्रह टाल पाना संभव न था। जिस कमरे से हमने गोदावरी के घर में प्रवेश किया वह दवाखाने जैसा था। लकड़ी की पुरानी अलमारियों में होम्योपैथिक दवाओं की शीशियां करीने से लगी हुई थीं। लकड़ी के बेंच के पास ही एक मेज के चारों ओर कुछ कुर्सियां पड़ी थीं। झुर्रियों भरे कमजोर शरीर के कारण अपनी आयु से अधिक दिखने वाले गोदावरी के पिता हमें देखते ही उठकर खड़े हो गए। अंदर चलिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। माता, पिता एवं 2 बेटियों का छोटा सा परिवार था। पिता उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके के थे। पोस्टमास्टर होकर रानीखेत आए और यहीं के होकर रह गए। 2 बेटियां हैं। बड़ी का पति फार्मासिस्ट है, तबादला होता रहता है। आजकल रानीखेत सरकारी अस्पताल में है। बड़ी और बड़ी से जुड़ी चर्या वातावरण को मुखर बना रहे थे, लेकिन गोदावरी की बात आते ही एक लंबा सन्नाटा छा जाता। ऐसा मौन जिसे गोदावरी अपने प्रयास से ठेलना चाहती थी। दीदी, बाबूजी होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। रिटायरमेंट के बाद दवाखाना खोल लिया। कोई मर्ज हो तो दवा पूछ लीजिए। तू तो मुझसे बड़ी डॉक्टर है। मेरा मर्ज तो तेरी दवा से ही जाता है। मेरी गोदी बड़ी इंटेलिजेंट है। कहाँ बाबूजी, मैं तो बस गौर का इलाज करती हूँ। असल में गौर केवल होम्योपैथिक इलाज करते हैं। गौर का नाम आते ही वातावरण बोझिल हो गया। लापरवाह सी गोदावरी गौर की पसंद नापसंद की लंबी फहरिस्त गिनाती रही। होटल आने के बाद भी गोदावरी की माँ का अंतिम शब्द देर तक खनकता रहा। वहाँ परदेश में भला कौन देखने वाला है? मेरी गोदी बहुत अकेली है। बेटी, जरा इसका ध्यान रखना। माँ के कांपते स्वर को गोदावरी के तेज शब्दों ने समेट लिया था। व्यर्थ चिंता करती हो माँ तुम। भला गौर के रहते मैं अकेली कैसी? माँ, मुझे उस समय गोदावरी से कहीं अधिक अकेली लगी। कहीं कुछ असामान्य है। बीच बीच में अटकने वाला सन्नाटा यह साबित कर रहा था। साथ ही मन में बड़प्पन का संरक्षिका वाला भाव भी जागृत हो रहा था। गौर में गोदी भला अकेली कैसी हो सकती है? रूढ़िवादी वैश्य परिवार के माता पिता को पुत्री का बंगाली परिवेश अनजाना प्रतीत होता होगा, इसीलिए एकाकीपन की धारणा उन्होंने बना ली है। ऐसा मानकर कुछ राहत मिल रही थी। दिल्ली की पड़ोसन गोदावरी की नख से शिखर तक बंगाली सज धज और उच्चारण देख मैं जीवन पर्यंत अनुमान न लगा पाती कि यह उत्तर प्रदेशीय मेरे पड़ोसी जिले की बाला है। रानीखेत में गोदावरी का रूप दिल्ली से भिन्न था। दिल्ली का ओढ़ा हुआ आभिजात्य और तीखापन कहीं न था। मधुर स्मित, आदर, सहज सरल व्यक्तित्व में घुले मिले थे। शिशुवत चंचल आंखें छोटी सी बात पर भी अनहोनी से विस्फारित हो रही थी। उसका उत्साह अपनत्व मुझे रोमांचित कर रहा था। नए सिरे से स्थगित संबंधों की शुरुआत होगी। क्षीण सी आशा की रेखाएं मेरे मन में तैर रही थी। मैं प्रमुदित थी। एक कलाकार को निकट से जानने सुनने का अवसर मिलेगा। बचपन से ही मेरी रुचि शास्त्रीय गायन में है। गोदावरी का आकर्षक गौर किन शास्त्रीय पद्धतियों का चितेरा है, यह जानने की ललक पैदा हो गई थी। दिल्ली लौटने के 1 माह बाद भी पड़ोस वाले घर से कोई आहट न हुई। आशा निराशा में बदल गई। एक के बाद एक बंद दरवाजे, खास तौर से लोहे का बंद जालीदार दरवाजा
घर को रहस्यमय बनाए रखते। ताला लटकते कभी न देखा, लेकिन अदृश्य ताले पूरे वातावरण में मौजूद थे। कभी कभी गोदावरी को पौधों को सींचते देखा करती। रानीखेत में गोदावरी के साथ बिताए क्षण तिलस्मी हवा का प्रकोप लगते। आवाज देते ही कहीं यह मूर्त गोदावरी अमूर्त होकर आकाश में न प्रस्थान कर जाए, या रानीखेत प्रकरण को ही कपोल कल्पित न साबित कर दे। अपरिचय का यह जंगल मुझे मथ रहा था। मैं गोदावरी तक पहुंचने के अवसर ढूंढती। गौर के बेला को बेला गूंजते स्वर मुझे रोक देती। मेरे लिए पुरुष के घर में होने की निश्चित बेला थी, लेकिन गायक का भला उस बेला से क्या संबंध। रागों की अपनी निश्चित बेला है। भैरवी, भैरव, धुर भोर तो यमन साय। दरबारी के रियाज का समय आधी रात। गायक को तो आसन सिद्धि करनी पड़ती है। दोपहर में घंटी बजी। गोदावरी में चीख पड़ी। यह चीख लंबे समय से मेरे अंदर घुट रही थी। अब तुम्हें समय मिला। दीदी, ऐसा नहीं है। मेरे पास अपना कोई समय नहीं है। गौर को कब क्या चाहिए केवल मैं जानती हूँ। आपके पास मशीन होगी। गौर का कुर्ता उधड़ गया है। उन्हें म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाना है। मुझे 2 दिन अकेले रहना होगा, फिर आऊंगी। वे 2 दिन केवल मेरे और गोदावरी के थे। गोदावरी मेरे पास अपने अतीत के साथ मौजूद थी। चित्रों की पूरी दुकान थी उसके पास। एक एक एल्बम उत्साह से दिखाती। सीढ़ी उतरते चढ़ते हाँफते देख मैंने स्वयं उसके घर चलने का आग्रह किया। उसके चेहरे की रेखाओं में खिंचाव आ गया। आंखें निस्तेज। ले चलूंगी। असल में गौर अपने जीवन को बहुत निजी रखना चाहते हैं। यदि उन्हें खटका भी हो गया तो क्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी माँ की तरह सोचने लगी। गौर बहुत भले हैं। चलिए, बेकार ही कह दिया। मेरा मन उखड़ चुका था। मैं एल्बम के पन्ने पलटती रही। मेरी दृष्टि स्त्री देह यष्टि के अत्यंत कलात्मक शिल्प पर अटक गई। यह लकड़ी मुझे रानीखेत में मिली थी। बेसवुड पर एक खास कोण देकर हल्का वार्निश करने से चमक आ गई। मेरा और गौर का यह साझा शौक है। गौर गोदावरी के प्रेमिल चित्रों से एल्बम अटा पड़ा था। मेरी उत्सुकता असीम थी, लेकिन गौर की परिधि में बंधी गोदावरी को बाहर खींच लाना आसान न था। मैं भी अब मूक श्रोता थी। कभी कभार उसके प्रश्नों के घेरे में मैं आ जाती, लेकिन जल्दी ही वह पुनः गौर प्रसंग में डूबने उतराने लगती। गौर की प्रिय पुस्तकों से लेकर सिगरेट और बियर की ब्रांड तक मुझे याद हो गए थे। कभी कभी मेरे कमरे की दीवार अनगिनत पारदर्शी छिद्रों से पटी लगती। गौर का पूरा व्यक्तित्व छन छन कर टपकता। उसकी वाणी का आकाशीय सुर बांधता। उसकी एक झलक की अदम्य ललक में मेरे देह प्राण आहूत थे। गोदावरी ने बातों से कुछ ऐसा नक्शा खींचा कि उसके घर की ओर मेरी दृष्टि भी न उठती। घर में गौर की उपस्थिति गोदावरी को रहस्यमय बना देती। सन्नाटे को तोड़ता था काम वालियों से घमासान का दृश्य, जिसके छींटे सीढ़ी से नीचे तक पहुंचते थे। गोदावरी का यह रूप पूरे व्यक्तित्व में अलग से चिपका हुआ लगता। रानीखेत की गोदी मेरी पड़ोसन गोदावरी से कहीं दूर नेपथ्य में भी न दिखाई देती। काम वालियां मोहल्ले का रुख मोड़ने में सक्षम होती हैं। गौर के गंभीर शांत व्यक्तित्व का बोलबाला था। गोदावरी के रूखे झपकी स्वभाव की पूरे मोहल्ले में चर्चा थी। चुप्पी को तोड़ता एक झुंड अब उनके घर में आने जाने लगा था। गाने की महफिल आधी रात तक चलती। उत्साहित गोदावरी कभी कभी मेरे घर से बर्फ ले जाती। रविंद्र संगीत के सुरों में वातावरण डूबा रहता। उस दिन शायद मंगलवार था। घंटी बजी। सामने गोदावरी थी। उसकी साड़ी सिलवटों से भरी थी। आंखों में गहरी उदासी थी।
मुख से आती दुर्गंध ने मुझे चौंकाया। गोदावरी, मेरा स्वर विकृत था। हाँ, मैंने पी रखी है। वैसे मैं रात में पीती हूँ, गौर के साथ लेती हूँ। आज दिन में ले ली, बस फर्क इतना है। आपको ऐतराज हो तो चली जाऊं? उसका शांत संतप्त सुर सुन मैं लज्जित हो उठी। नहीं, बैठो। मैं रविंद्र संगीत सीखना चाहती हूँ। बांग्ला तुम्हें आती है, तुम्हारे गौर संगीत के गुरु हैं, फिर कठिनाई क्या है? कठिनाई है दीदी। गौर ने बहुत कोशिश की, लेकिन रविंद्र संगीत तो दूर, सुगम संगीत सीखने की भी चाह मुझ में न पैदा हुई। गोदावरी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। संगीत के बिना भी लोग जिंदा हैं। आखिर तुम्हारी अपनी भी कोई इच्छा है? अब तो यह भी याद नहीं। संगीत सीखना बहुत जरूरी है। वसुधा कितना सुंदर गाती है। गौर कैसा मंत्र मुग्ध सा उसे निहारता है। वसुधा कौन है? मैं समझ रही हूँ, आप भी माँ की तरह सोचने लगी। गौर अलग है, सबसे अलग। वह चली गई। हर बार की तरह इस बार भी एक पहेली छोड़ गई। सहज दिखने वाली गोदावरी के अंदर कितने द्वीप हैं। उन द्वीपों से गुजरना मेरी नियति क्यों बन गया है? अब यह आक्रोश मेरे भीतर जमने लगा था। दूसरे ही दिन बीती रात गोदावरी के घर से तेज आवाजों का आना शुरू हो गया। झन झन, कांच गिरने की तेज आवाज शांत वातावरण में तैर गई। गोदावरी की माँ का चेहरा आंखों के आगे घूमने लगा। करवट बदल मैंने सोने की कोशिश की, शोर बढ़ता ही जा रहा था। अनंत के मना करने के बावजूद मैं नीचे उतर गई। दरवाजा खुलने में थोड़ा समय लगा। गौर का चेहरा तमतमाया हुआ था। संयत स्वर में उसने परिचय जानना चाहा। अंदर दाखिल होते हुए मैंने परिचय दिया। मैं ऊपर रहती हूँ। गिलास का कांच बटोरती गोदावरी की उंगलियां ठिठक गईं। दीदी, ओह, तो आप पहले से परिचित हैं। आप भी देखिए, एक साइकिक पेशेंट के साथ मैंने कैसे दिन गुजारे हैं। ऐसा घर आपने देखा है क्या? अफ्रीका के घोर जंगल में जाने की क्या जरूरत है? काम वालियों से इसका सत्संग तो आपने सुना ही होगा। पूरे मोहल्ले में शोहरत है। अब भला एक मानसिक रोगी के साथ रहना मेरे लिए कैसे संभव है? मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, सबूत हैं डॉक्टरों के। कोई यह नहीं कह सकता गौर गोपाल ने अन्याय किया है। यह ड्रिफ्टवुड तो तुम्हारा भी शौक है, तुम्हें इनसे प्रेरणा मिलती है। नई धुनों को जन्म देने की प्रेरणा, काम वालियों को डांटने के लिए भी तुम ही मुझे उकसाते रहते हो। रही बात डॉक्टरों की, ये गोदावरी ने गुस्से में कहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गौर बिफर पड़ा। उसकी आंखें उबल रही थी। कितना पारंपरिक तरीका अपनाया है परंपराएं तोड़ने वाले ने। वही घिसा पिटा औरत को पागल साबित कर घर से बाहर करने वाला। लेकिन यह घर मेरा है, मैं किसी और को नहीं घुसने दूंगी। प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। मैं अपने बीच बचाव करना चाहा। गौर ड्राइंग रूम के पीछे वाले कमरे में जा चुका था। मैं पथराई सी अजायब घर नुमा ड्राइंग रूम में लटकी बेजान लकड़ियों को निहार रही थी। गोदावरी का आत्म प्रलाप जारी था। कितना खोखला है यह सब। बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल कलाकार की निजी दुनिया, सब नारेजबाजी। गायक की प्रेरणा, गायक का सुख, कभी लकड़ी में, कभी हाड़ मांस में। स्वार्थ है स्वार्थ का तांडव। एक औरत, फिर दूसरी औरत, पहले मैं, अब वसुधा। गणित वही है। अपने रात दिन मैंने होम किए हैं इस घर में। कैसे यह सब किसी और का हो जाएगा? वह तन कर खड़ी हो गई। आप जाइए, अब सब शांत है। चिंता मत करिए दीदी। मैंने सीढ़ियां तय की। घर की दीवारों का गुलाबी रंग झक सफेद दिखाई दिया। मेरे अंदर सब रंग धुल चुके थे। केवल दरारें,
लंबे अरसे से संजोई प्रतीक्षा की दरारों के अवशेष थे। मैं करवट बदलती रही। मेरी करवट के बीच तानपुरा लिए गौर गोपाल, सुरों की परिक्रमा करता गौर गोपाल, अफ्रीका के जंगलों के कांटों में प्राण फूंकता गौर गोपाल, और दूसरे ही क्षण गौर गोपाल के माथे पर ठीक त्रिपुटी के बीच ठुका आदिम पुरुष अपने नख दंत सहित प्रकट होता रहा। लगभग एक हफ्ते तक सन्नाटा छाया रहा। दायित्व का एहसास बना हुआ था, लेकिन कोई राह न थी। मेरी झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। चिंता की ऐसी दशा विषम परिस्थितियों में भी न झेली थी। गोदावरी से एकांत में मिलना संभव न था। कॉलोनी के सामने मोड़ पर गोदावरी दिखी। मैंने तेज कदम बढ़ाया। दीदी, मैं आपको ही याद कर रही थी। चिंता से मेरे प्राण घुले जा रहे हैं। मैंने कहा, नाराज मत होना। कुछ ऐसी मनुहार थी उसके स्वर में। मैं नहा उठी। गोदावरी ने ताला खोला। घर में जंगल कटने का खालीपन था। मैं चकित थी। मैंने ड्रिफ्टवुड बेच दिए। मुझे पैसे की जरूरत थी। फिर अब उनका प्रयोजन भी क्या था? तुम्हें माता पिता को बुला लेना चाहिए। आखिर विवाह का सामाजिकरण किस लिए होता है? गौर से मेरा विवाह नहीं हुआ है। हम मित्र हैं। वह कैसे? अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया। लंबी कहानी है। मेरा तय विवाह कलकत्ता में हुआ था। ससुर उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनका थोक कपड़ों का कारोबार बड़ा बाजार में था। पति उनके साथ ही दुकान संभालते। जेठ जेठानी के बच्चों से भरा पूरा परिवार था। एक जेठानी को छोड़कर अन्य सभी का व्यवहार मेरे प्रति रूखा था। आधी रात से लेकर पूरा दिन रसोई घर में कटता। मैं पढ़ी लिखी हूँ, यह एहसास भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। मेरा रिश्ता मेरे पति प्रदीप से केवल शरीर तक सीमित था। गौर जेठानी के रिश्ते के भाई थे। घर में उनका आना जाना था। वे कई आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भागीदारी कर चुके थे। उनकी बातों से ऊब कर मेरी जेठानियां अपने कामों में लग जाती। मैं उत्सुक श्रोता थी। उनके क्रांतिकारी विचार मुझे झकझोरते। जाहिर है मैं गौर से प्रभावित थी। उनका आकर्षण भी छुपा न था। ऊंची दीवारों की घुटन में गौर का आना खुली हवा जैसा था। अचानक ही प्रदीप का स्वास्थ्य गिरने लगा। डॉक्टरों ने जलवायु बदलने की सलाह दी। मैं प्रदीप को लेकर रानीखेत आ गई। कलकत्ते में मेरा एक अबॉर्शन हो चुका था। मानसिक रूप से मैं विचलित थी। पिताजी ने प्रदीप का होम्योपैथिक इलाज करना शुरू किया।